दोस्तों सादर नमस्कार। मैं ब्रजेंद्र शुक्ला, डायरेक्टर गुरुकुल ICS एंड इंस्टीट्यूट फॉर सिविल सर्विसेज, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। आज हम फिर नए विषय के साथ आप सभी लोगों के साथ 1 घंटे लाइव रहेंगे। कल मैंने कुछ टॉपिक्स पर प्रकाश डाला था। कांग्रेस का सूरत अधिवेशन, दिल्ली दरबार के समय ही उस समय के वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर क्रांतिकारियों ने बम फेंका, जिसमें रास बिहारी बोस, बाल मुकुंद, अमीर चंद्र ऐसे अनेक क्रांतिकारियों को बाद में सजा हुई। उसके बाद मैंने बताया था कि 1916 में एनी बेसेंट के प्रयासों से एक बार फिर जो गर्मपंथी थे वो कांग्रेस में शामिल हुए। कांग्रेस में शामिल होने के बाद कांग्रेस में शक्ति का संचार हुआ और जो 1909 से 1916 तक राष्ट्रवाद की गतिविधियां कमज़ोर थीं, उसको एक बार फिर बल मिला। इसी दौरान 1914 से 1919 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ, उसका प्रभाव भी भारत में पड़ा। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान क्रांतिकारी गतिविधियां बहुत तीव्र हो गई थी। राष्ट्रवाद की भावना का भी तीव्रता से विकास हो रहा था और 1916 में फिर होम रूल लीग आंदोलन प्रारंभ हुआ। उस आंदोलन की समाप्ति मॉन्टेग्यू से घोषणा से हुई। 1917 में उस समय के भारत सचिव मॉन्टेग्यू ने घोषणा किया कि हम अतिशीघ्र भारत में संविधान का क्रमिक रूप से विकास करेंगे और जनता के प्रति उत्तरदायी शासन की स्थापना करेंगे। इन विषयों पर मैंने कल प्रकाश डाला था, विस्तृत चर्चा किया था, आपके समक्ष विषय प्रस्तुत किया था। साथियों, आज हमारे विषय होंगे उसमें सबसे पहले रोलेट एक्ट, उसका परिणाम था जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन और 1920 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया पहला जनव्यापी आंदोलन। इन विषयों पर हम विषय रखने का प्रयास करेंगे। इस दौरान देश में एक करिश्माई नेतृत्व सामने आया जिनका नाम महात्मा गांधी है। तो महात्मा गांधी के बारे में मैंने पिछली क्लास में चर्चा किया था कि 1893 में वो अफ्रीका गए। वहाँ पर उन्होंने बाद में प्रजाति भेद को लेकर अफ्रीका में सरकार से संघर्ष किया, सत्याग्रह का प्रारंभ किया। यानी महात्मा गांधी के जीवन का पहला सत्याग्रह अफ्रीका में हुआ और वहाँ पर उन्होंने डरबन में फिनिक्स फार्म की स्थापना किया था। अफ्रीका में प्रजाति भेद था। जो अश्वेत प्रजाति थी, निग्रो प्रजाति थी, वो प्रत्येक अधिकारों से वंचित थी और उनके साथ पशुओं से भी बुरा व्यवहार किया जाता था। गोरी प्रजाति किसी भी क्षेत्र में निग्रो प्रजाति को स्वीकार नहीं करती थी और लगातार उनके साथ अत्याचार होता था। इसको देखकर महात्मा गांधी ने वहां पर सत्याग्रह का प्रयोग किया उनको अधिकार दिलाने के लिए। और बाद में अफ्रीका में इस सत्याग्रह को आगे बढ़ाया नेल्सन मंडेला ने।
नेल्सन मंडेला को अफ्रीका का गांधी भी कहा जाता है। और उन्होंने प्रजाति भेद की लंबी लड़ाई लड़ी और अफ्रीका के वो पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने। भारत सरकार ने नेल्सन मंडेला को भारत रत्न से भी सम्मानित किया। तो 1915 में महात्मा गांधी वापस आए। यहाँ प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महात्मा गांधी ने भारतीय युवाओं से आह्वान किया कि युवा सेना में आएं और देश के लिए लड़ें। महात्मा गांधी की सोच थी कि अंग्रेज न्यायप्रिय और सच्चे हैं, और प्रारंभ में उनका रवैया अंग्रेजों के प्रति सहयोगपूर्ण था। उसके बाद महात्मा गांधी का भारत में पहला जो सत्याग्रह था, सत्याग्रह की शुरुआत थी, यह चंपारण सत्याग्रह था। 1917 चंपारण बिहार का एक गांव है। तो चंपारण के जो भूस्वामी जमींदार थे वह अत्यंत प्रभावशाली थे और उन्होंने अपनी जमीन लगान मालिकों को, ठेकेदारों को लीज में दे रखा था, और जो ठेकेदार होते थे वो किसानों को नील की खेती करने के लिए बाध्य करते थे। 19वीं शताब्दी में रासायनिक रंगों की खोज के कारण नील की खेती को औपनिवेशिक शासन के दौरान बढ़ावा देने का प्रयास किया गया, और इसके लिए चंपारण के किसानों को बाध्य किया गया कि वो नील की खेती करें, जबकि किसान धान की खेती करना चाहते थे। लेकिन किसानों से ठेकेदार पहले से ही एक अनुबंध कर लेते थे, एग्रीमेंट कर लेते थे कि कम से कम 3/20वें हिस्से में किसान नील की खेती अनिवार्यता करेंगे। इसे तिनकठिया प्रथा कहा जाता था। इन तिनकठिया प्रथा के विरोध में थे किसान, और किसानों ने आंदोलन प्रारंभ कर दिया। इस आंदोलन का नेतृत्व बिहार के राजकुमार शुक्ला ने किया, और राजकुमार शुक्ल के आमंत्रण पर महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, JB कृपलानी, नरहरि पारेख, महादेव देसाई, ये सारे लोग चंपारण गए। और जब महात्मा गांधी चंपारण गए तो सरकार को झुकना पड़ा। सरकार ने एक आयोग का गठन किया और उस आयोग का सदस्य महात्मा गांधी को ही बनाया गया। बाद में वहां पर नील की खेती समाप्त की गई और जो किसानों से दबाव डालकर लगान और जुर्माना वसूला जाता था उसे भी माफ़ किया गया, और क्षतिपूर्ति के तौर पर उनसे लिया गया जुर्माना का 25% सरकार ने किसानों को वापस करने का आदेश दिया कि जो ठेकेदार हैं किसानों को 25% जो उनसे धन वसूला है उसको वापस करेंगे। इस तरह से चंपारण सत्याग्रह सफल होने से महात्मा गांधी के राजनीतिक नेतृत्व में एक आकर्षण आया, लोकप्रियता और बढ़ने लगी। उसके बाद महात्मा गांधी ने 1918 में अहमदाबाद में मजदूर मिलों का नेतृत्व किया। अहमदाबाद में कपड़ा मिल मालिकों के विरोध में मिल के मजदूरों ने बोनस वृद्धि को लेकर आंदोलन कर दिया। यह आंदोलन सरकार के विरोध में न होकर भारतीय कपड़ा मिल मालिकों के विरोध में था।
प्लेग बोनस को लेकर मजदूरों ने मांग रखा कि हमें 35% बोनस दिया जाए, लेकिन सरकार मिल मालिक उन्हें 20% बोनस देने के लिए तैयार हुए। बाद में महात्मा गांधी के नेतृत्व के कारण उन्हें 30% बोनस दिया गया। इस तरह से अहमदाबाद का जो भारतीय मिल मालिकों के विरोध में आंदोलन था वह भी गांधी के नेतृत्व में सफल रहा। 1918 में ही गुजरात के खेड़ा गांव में लगान माफी को लेकर आंदोलन किया गया। गुजरात के खेड़ा में भीषण अकाल पड़ा। अकाल के समय सरकारें लगान को माफ करती हैं, लेकिन सरकार ने लगान को माफ भी नहीं किया, बल्कि लगान को 23% और बढ़ा दिया। इसके विरोध में वहां के किसानों ने आंदोलन किया और किसानों के आमंत्रण पर महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महादेव देसाई जो कि बाद में गांधी जी के निःसचिव बने, इंदुलाल याग्निक, ये सारे लोग वहां पर उपस्थित हुए। सरकार को झुकना पड़ा और लगान को माफ करना पड़ा। इस तरह से महात्मा गांधी के 1917-1918 में लगातार एकल सत्याग्रह हुए, यानी आंदोलन किसी और का था, लेकिन चूंकि गांधी जी इस समय एक बड़े ही उभरते हुए राजनेता के रूप में देश में दिखाई दे रहे थे, इसलिए क्षेत्रीय आंदोलन जब आंदोलन होते थे तो महात्मा गांधी को आमंत्रित किया जाता था। इन तीनों आंदोलनों की सफलता के कारण महात्मा गांधी की ख्याति और बढ़ गई। उसके बाद 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ और इस आंदोलन से महात्मा गांधी लगातार सक्रिय राजनीति में रहे। तो अब मैं आज के मुख्य विषय पर आता हूं। गांधी जी के आगमन मैंने बताया कैसे हुआ, उनके प्रारंभिक व्यक्तिगत सत्याग्रह कौन कौन से थे जिस पर उन्होंने शुरुआत किया। इस तरह से चंपारण से, अहमदाबाद से और खेड़ा सत्याग्रह से हमेशा प्रश्न पूछे ही जाते हैं। 3 कठिया प्रथा को लेकर कई बार प्रश्न आए हैं प्रारंभिक परीक्षा में, मुख्य परीक्षा में। महात्मा गांधी के जीवन का पहला सत्याग्रह कहाँ हुआ, तो मैंने बताया अफ्रीका में हुआ। भारत में पहला सत्याग्रह की शुरुआत मैंने चंपारण में बताया। उसके बाद अहमदाबाद भारतीय कपड़ा मिल मालिकों के खिलाफ बताया। फिर तीसरा सत्याग्रह गुजरात का खेड़ा लगानबंदी के विरोध में हुआ। अब मैं आज के विषय पर चर्चा करूंगा, वह रोलेट एक्ट। तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लगातार क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ रही थी, साथ ही साथ राष्ट्रीयता की भावना को भी बल मिल रहा था। इस समय पर जो ब्रिटिश सरकार थी वो भारत में किसी भी तरह के संकट को मोल लेने के लिए तैयार नहीं थी। उस सरकार इन क्रांतिकारी गतिविधियों का दमन करने के लिए, राष्ट्रीयता की भावना को कमजोर करने के लिए विचारशील थी। इसी समय सरकार ने सर सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। उस रोलेट समिति का उद्देश्य था कि वर्तमान में जो क्रांतिकारी गतिविधियां चल रही हैं उन गतिविधियों का षड्यंत्र से कौन कौन जुड़ा है और इन गतिविधियों को कैसे कुचला जा सकता है, इन परिस्थितियों का अध्ययन करके सरकार को सुझाव देना था। रोलेट समिति ने सुझाव दिया और इस सुझाव के आधार पर इस समय के वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने एक एक्ट लाया जिसे रोलेट एक्ट कहते हैं। इस रोलेट एक्ट का प्रावधान था कि विशेष अदालतों का गठन किया जाए, साथ ही साथ किसी भी व्यक्ति को
मुकदमा चलाए बिना, उसकी गिरफ्तारी के कारण बताए बिना गिरफ्तार किया जा सकता है और उसे 2 साल तक बंदी गृह में रखा जा सकता है। इस तरह से रोलेट एक्ट के द्वारा व्यक्तियों के बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हैवियस कॉर्पस के अधिकार से वंचित कर दिया गया। जैसे ये कानून आया, भारतीयों ने इसका विरोध किया, इसे काला कानून, ना कोई दलील, ना कोई अपील, ना कोई वकील, ऐसे नाम दिए गए। रोलेट एक्ट का केंद्रीय व्यवस्थापिका में विरोध किया गया। विरोध करने के बावजूद भी इस कानून को पारित कर दिया गया, जिसके चलते मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली जिन्ना, मजरूल हक, इन लोगों ने केंद्रीय व्यवस्थापिका से इस्तीफा दे दिया। इस कानून का विरोध संपूर्ण देश ने किया। विरोध के लिए सत्याग्रह लीग का गठन गांधी जी ने किया। इसके प्रमुख सदस्य थे जमनालाल, द्वारकादास, शंकरलाल, उमर सोमानी। ये प्रमुख इस लीग के सदस्य बने। सत्याग्रह नाम से एक पत्र भी चलाया गया। मार्च 1919 में पूरे देश में राष्ट्रव्यापी हड़ताल की गई। अनेक अखबारों ने रोलेट एक्ट की आलोचना किया। अमृत बाजार पत्रिका ने कहा यह बड़ी भूल है। न्यू इंडिया अखबार ने लिखा कि यह पैशाचिक प्रयास है। पंजाब ने लिखा यह निर्लज्ज प्रयास है। बॉम्बे क्रॉनिकल में छपा कि यह दमन का चरम स्वरूप है। महात्मा गांधी अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने कहा कि ब्रिटिश शासन का यह शैतानियत भरा चेहरा सामने आया है। इस तरह से संपूर्ण देश में रोलेट एक्ट का विरोध होने लगा। इस राष्ट्र विरोधी कानून का हर वर्ग ने विरोध किया। जब विरोध जोर पकड़ने लगा तो ब्रिटिश सरकार ने इसका दमन करने का प्रयास किया। महात्मा गांधी को हरियाणा में गिरफ्तार कर लिया गया। और अनेक बड़े बड़े नेताओं की गिरफ्तारी हुई। इसी दौरान पंजाब के 2 प्रसिद्ध नेता थे, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, इनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। इस तरह से रोलेट एक्ट के विरोध ने संपूर्ण देश में जन जागरण का कार्य किया। ब्रिटिश शासन का अमानवीय और जन विरोधी चेहरा जनता के सामने आया और रोलेट एक्ट के विरोध के कारण ही भारत के इतिहास में एक अत्यंत अमानवीय घटना घटित हुई, जिसकी पृष्ठभूमि रोलेट एक्ट ने तैयार किया था, जिसे भारत के इतिहास में जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं। और इस जलियांवाला बाग हत्याकांड ने भारतीय इतिहास की दिशा को ही बदल दिया। तो दोस्तों, अब हमारा अगला टॉपिक है जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड भारत के इतिहास का ही नहीं बल्कि विश्व इतिहास का एक बर्बरतापूर्ण, अमानवीय
बर्बरतापूर्ण अमानवीय हत्याकांड था। इस हत्याकांड से औपनिवेशिक शासन का निर्दयी चेहरा सामने आया। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। हुआ यह था कि रोलेट एक्ट का विरोध कर रहे पंजाब के दो प्रसिद्ध नेता थे, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। बाद में इनको जिला बदल कर दिया गया। तो इन बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सर्व सभा का आयोजन किया गया था। अमृतसर के इस जलियांवाला बाग में प्रवेश का एक ही मार्ग था। उस मार्ग को बंद करके वहां के अंग्रेज अधिकारी जनरल डायर ने शांतिपूर्ण निहत्थी सभा को चेतावनी दिए बिना अंधाधुंध गोलियां बरसाई। और जब गोलियां बरसाई तो अनेक निर्दोष लोग मारे गए। कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए, चोटें आईं। जैसे ही ये निर्मम हत्या शासन द्वारा की गई, संपूर्ण देश में शोक की लहर छा गई। दुख के कारण संपूर्ण देश स्तब्ध रहा। पंजाब में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। शेष भारत से पंजाब का संपर्क काट दिया गया। महात्मा गांधी पंजाब की ओर जा रहे थे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इस घटना के बाद चारों तरफ देश के सारे नेताओं ने, देश की जनता ने इस बर्बर हत्याकांड का विरोध किया। और इस विरोध के दौरान गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने अंग्रेजों द्वारा दी गई नाइटहुड की उपाधि को वापस कर दिया। शंकर नायरन ने गवर्नर की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया। जब ब्रिटिश शासन ने चारों तरफ विरोध देखा तो इस घटना की जांच के लिए हंटर कमेटी का गठन किया। कांग्रेस ने भी जांच के लिए मदन मोहन मालवीय समिति का गठन किया। मदन मोहन मालवीय समिति के अन्य सदस्य थे महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, CR दास। हंटर कमेटी ने अपनी सिफारिश किया, सुझाव दिया कि इसमें सरकार की कोई गलती नहीं थी, सरकार की कोई भूल नहीं हुई और जनरल डायर ने निर्णय लेने में गलती की। इसने कोई बड़ा अपराध नहीं किया। इतना ही नहीं, ब्रिटेन में जनरल डायर को जगह जगह सम्मानित किया गया। उसके बड़े बड़े सम्मान के लिए सार्वजनिक समारोह आयोजित किए गए। ब्रिटिश शासन का शेर की उसको उपाधि दी गई। हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ कॉमन्स ने भी उसे स्वॉर्ड ऑफ ऑनर की उपाधि दी। 2600 पाउंड की राशि उसे प्रदान की गई। इस तरह से अनेक निर्दोष लोगों की हत्या के लिए
इस अमानवीय कृत्य के लिए, इस बर्बरतापूर्ण कृत्य के लिए जगह जगह उस अधिकारी को सम्मानित किया गया। इससे अंग्रेजों का वास्तविक चेहरा, संवेदनाहीन चेहरा सामने आया और आम जनमानस में असंतोष हुआ। और इस असंतोष के बाद अनेक राष्ट्रवादी नेता जो कभी अंग्रेजों को सहयोग करते थे, इसमें स्वयं महात्मा गांधी भी शामिल थे, उन्होंने इनको देश से भगाने के लिए संपूर्ण ताकत से संघर्ष खड़ा करने का, आंदोलन खड़ा करने का निर्णय लिया। और महात्मा गांधी ने इस समय पर घोषणा किया कि अब मैं अतिशीघ्र असहयोग आंदोलन प्रारंभ करूंगा और जीवन पर्यंत अंग्रेजों को असहयोग करूंगा। इस तरह से जलियांवाला बाग हत्याकांड ने भारत के इतिहास की दिशा को ही बदल दिया। इस घटना के बाद महात्मा गांधी का सक्रिय राजनीति में पदार्पण हुआ और लगातार स्वतंत्रता प्राप्ति तक महात्मा गांधी स्वतंत्रता आंदोलन के, कांग्रेस के प्रवर्तक रहे। इसके बाद खिलाफत आंदोलन 1919। खिलाफत आंदोलन 1919 ईस्वी में भारतीय मुसलमानों द्वारा चलाया गया महत्वपूर्ण आंदोलन था। यह आंदोलन टर्की के खलीफा के समर्थन में और ब्रिटिश साम्राज्य के विरोध में चलाया गया था। टर्की का सुल्तान, जिसे खलीफा कहते थे, संपूर्ण विश्व के मुसलमानों के लिए श्रद्धा का पद था। और प्रथम विश्व युद्ध में टर्की ने जर्मनी के साथ लड़ाई लड़ी, यानी टर्की ब्रिटेन के विरोध में था। लेकिन भारतीय मुसलमानों का समर्थन प्राप्त करने के लिए ब्रिटिश शासन ने घोषणा किया था कि टर्की भले प्रथम विश्व युद्ध में हमारे विरोध में है, लेकिन युद्धोपरांत टर्की के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, खलीफा के अधिकारों में कोई कटौती नहीं होगी और खलीफा के साथ कोई अत्याचार नहीं होगा। इस तरह से ब्रिटिश शासन ने वादा किया था। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के बाद सरकार अपने इस वादे से मुकर गई और सेवर्स की संधि के द्वारा टर्की का विभाजन कर दिया गया और खलीफा के अधिकारों में कटौती की गई। ब्रिटिश सरकार के इस तरह के रवैये से भारतीय मुसलमान वर्ग असंतुष्ट हुआ और उस समय के जो मुस्लिम नेता थे, अबुल कलाम आज़ाद, मोहम्मद अली, शौकत अली, मोहम्मद अली जिन्ना, इन सभी ने टर्की के खलीफा को अधिकार प्रदान करने के लिए एक आंदोलन छेड़ने का निर्णय लिया। मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने पत्र कामरेड में ब्रिटिश शासन के विरोध में काफी कुछ लिखा। अक्टूबर 1919 का दिन खिलाफत दिवस के रूप में मनाया गया। मुस्लिम नेताओं ने खिलाफत समिति का गठन किया और इस खिलाफत समिति का अध्यक्ष महात्मा गांधी को बनाया गया। महात्मा गांधी ने भी सोचा कि हिंदू मुस्लिम एकता का अच्छा अवसर है और क्यों ना इस अवसर का लाभ असहयोग आंदोलन में लिया जाए, क्योंकि यदि खिलाफत समिति का अध्यक्ष गांधी जी बनते हैं तो गांधी जी का ऐसा मत था
कि सारे भारतीय मुसलमान असहयोग आंदोलन में हमारा साथ देंगे। वास्तव में खिलाफत आंदोलन की जो प्रकृति थी, इसका जो स्वरूप था, वह प्रतिक्रियावादी था। यह किसी एक विशेष कौम के हितों का आंदोलन था। इस आंदोलन का संबंध देश या देश के हित या देश की आजादी से नहीं था, लेकिन इस प्रतिक्रियावादी आंदोलन को महात्मा गांधी ने अपने नेतृत्व कौशल की दम पर साम्राज्यवाद विरोधी स्वरूप प्रदान किया। और खिलाफत आंदोलन के बढ़ते प्रभाव को महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन से जोड़ते चले गए, क्योंकि 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन भी प्रारंभ हो गया था। लेकिन यह आंदोलन तब अप्रासंगिक हो गया जब तुर्की में कमाल पाशा के नेतृत्व में सरकार बनी और कमाल पाशा ने खलीफा का पद ही समाप्त कर दिया। इस तरह से खिलाफत आंदोलन का औचित्य समाप्त हो गया। लेकिन खिलाफत आंदोलन का एक बड़ा प्रभाव समाज में जो इम्पैक्ट आया वह यह था कि हिंदू मुस्लिम एकता मजबूत हुई और जो उदारवादी राष्ट्रवादी मुसलमान थे वो कांग्रेस के अधिवेशनों में और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलनों में सक्रिय रूप से अपनी भूमिका निभाने लगे और इससे आंदोलनों को और अधिक शक्ति प्राप्त हुई। यह खिलाफत आंदोलन का समाज में एक बड़ा प्रभाव था। अब मैं असहयोग आंदोलन के विषय पर प्रकाश डालूंगा। असहयोग आंदोलन की विश्लेषणात्मक व्याख्या करूंगा, असहयोग आंदोलन की भूमिका, प्रारंभ करने के कारण, उद्देश्य, गतिविधियां, स्वरूप, सरकार का दमन, चौरी चौरा हिंसाकांड और निष्कर्ष। इन पॉइंट्स पर मैं इस आंदोलन की विस्तृत चर्चा करने का प्रयास करूंगा। असहयोग आंदोलन से एक प्रश्न जरूर बनता है मुख्य परीक्षा में, और 2 से 3 प्रश्न प्रारंभिक परीक्षा में प्रीलिम्स एग्जाम्स में भी बनते हैं। अनेक बार जो इंटरव्यू होते हैं, साक्षात्कार होते हैं, उनमें भी असहयोग आंदोलन से प्रश्न निश्चित तौर पर पूछे जाते हैं। इसलिए इस विषय को बहुत ही डीपली पढ़ना चाहिए, गहन पढ़ना चाहिए। काफी महत्वपूर्ण टॉपिक्स। स्वतंत्रता आंदोलन ही महत्वपूर्ण है, कहीं से भी प्रश्न बन सकते हैं। और स्वतंत्रता आंदोलन में भी गांधीवादी युग और गांधीवादी युग में भी महात्मा गांधी से समानता प्रश्न बनते ही हैं। तो मैंने एक ड्राफ्टिंग किया असहयोग आंदोलन की, उसे आप नोट भी कर सकते हैं। चूंकि लॉकडाउन के समय साधन नहीं है हमारे पास, हम घर से ही लाइव हो रहे हैं और मोबाइल के माध्यम से बोर्ड में लिखना या प्रोजेक्टर में कुछ प्रोजेक्ट कर पाना संभव नहीं हो सकता है। यदि ये क्लास होती तो वीडियो बनाकर यूट्यूब में अपलोड कर सकते थे, उन वीडियो को हम और अच्छे आकर्षक बना सकते थे। लेकिन इस लॉकडाउन में आपकी तैयारी में सहयोग मिले, इसके लिए मैं लगातार आपका सहयोगी बन के 1 घंटा लाइव आता हूँ। तो आप एक पेन कॉपी रखकर भी बैठ सकते हैं और जिस स्टाइल में मैं
मैटर डिलीवर कर रहा हूँ, उस तरह से आप सीधे सीधे ड्राफ्टिंग भी कर सकते हैं। मेंस एग्जाम्स में वो पैटर्न भी हो सकता है, इससे सरल पैटर्न और कुछ भी नहीं हो सकता है। इतिहास के मैं सारे विषयों की चर्चा कर रहा हूं, लेकिन उन विषयों पर मैं बहुत अधिक कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं कर रहा हूं, इसलिए वो सीधे सीधे कहानी की तरह प्रवाहित होता जा रहा है। तो जैसा मैंने बताया कि असहयोग आंदोलन की हमारी ड्राफ्टिंग क्या हो सकती है, तो उसमें नंबर 1 भूमिका, दूसरा आंदोलन प्रारंभ करने के कारण, आंदोलन का उद्देश्य, आंदोलन के चरण, आंदोलन का स्वरूप, शासन द्वारा आंदोलन का दमन, चौरी चौरा कांड, और उसके बाद आंदोलन का प्रभाव के साथ निष्कर्ष। इन पॉइंट्स में आप आंदोलन को लिख सकते हैं, ड्राफ्टिंग करके आप कंटेंट शामिल कर सकते हैं। वैसे भी छत्तीसगढ़ पीएससी में अब भूमिका निष्कर्ष का बहुत महत्व रह नहीं गया है, क्योंकि जो शब्द सीमा है वो बहुत छोटी कम है। बहुत ज़्यादा शब्दों में किसी भी आंसर को नहीं लिखना है, इसलिए भूमिका निष्कर्ष का उतना महत्व नहीं है। अब तो सीधा जो पूछा जा रहा है उसे सीधे सीधे लिखना है, महत्वपूर्ण अवधारणा, महत्वपूर्ण तथ्य देना है। बहुत ज़्यादा आप आंसर में कंटेंट नहीं डाल सकते हैं, फैक्ट्स नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि वर्ड्स लिमिट है और उसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन मैंने कई बार आपको कहा कि यदि विषय के प्रति समझ विकसित करते हैं, अवधारणा स्पष्ट है, तो प्रश्न कहीं से भी आ जाएगा, आप उसको लिख सकेंगे। कई बार ऐसा होता है कि हमने प्रश्न को जो रेडीमेड तैयार किया प्रश्न के तौर पर, और उस रेडीमेड रूप में प्रश्न परीक्षा में नहीं आया, तो हमको लगता है कि हम पढ़ के नहीं आए हैं। इसलिए किसी भी टॉपिक को तैयार करने के बाद अपने मन ही मन प्रश्न भी बनाइए कि परीक्षा में कैसे प्रश्न आ रहे हैं और इस टॉपिक से अब कैसा प्रश्न आ सकता है। यह आपका प्रैक्टिस में होना चाहिए। प्रैक्टिस से यदि ऐसा होगा तो उससे दो बातें होंगी, एक तो आपको कोई भी चीज़ बहुत अच्छे समझ में आएगी, दूसरा यदि आप बार बार लिख के देखेंगे तो राइटिंग स्किल बढ़ेगा। तो जो प्रीलिम्स एग्जाम्स है उसका पैटर्न ऑब्जेक्टिव है, और जो मेंस एग्जाम है उसका पैटर्न डिस्क्रिप्टिव है। तो प्रीलिम्स में आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव बनाइए। यदि आप प्रतिदिन पर डे 8 आवर स्टडी करते हैं तो उसमें कम से कम आप 6 घंटा स्टडी करिए, कम से कम 2 घंटे आप ऑब्जेक्टिव बनाइए, और ऑब्जेक्टिव भी अनसॉल्व्ड से बनाइए, कोई भी ऑब्जेक्टिव मत बनाइए, क्योंकि कई बार हम बहुत कठिन ऑब्जेक्टिव बनाने लग जाते हैं तो जो काम की चीज़ है उन कठिन प्रश्नों के चक्कर में छूट जाती है। हम उन कठिन प्रश्नों के चक्कर में कठिन पढ़ने लग जाते हैं। लेकिन पेपर का 80% सब कुछ सामान्य नहीं होता, सरल ही होता है, हमारी अप्रोच से ही आता है, सिलेबस के अनुसार ही आता है, और कट ऑफ तो बहुत नीचे जाता है 80 से। इसलिए हमें यदि प्रीलिम्स में 100 क्वेश्चन आए और उसमें 5 to 10 क्वेश्चन बहुत टफ हैं तो हमें उनकी तरफ नहीं देखना है। 90 क्वेश्चन जो इजी हैं, जो हमारी अप्रोच के हैं, जो हमारे नोट्स और बुक से कवर हो रहे हैं, हमें उनको तैयार करना चाहिए। एक व्यक्ति को हमने उधारी दिया, किसी व्यक्ति को 500 रुपये उधारी दिया और किसी व्यक्ति को 2 लाख रुपये उधारी दिया, तो हमें 2 लाख रुपए देने वाले से उधारी मांगना चाहिए, क्योंकि 500 रुपये वाला नहीं भी देगा तो कोई नुकसान नहीं है। तो जहां से ज़्यादा क्वेश्चन कवर हो रहे हैं, जो आपको ज़्यादा तैयार है, जो आपकी अप्रोच में हैं, उनको ढंग से पढ़ने का प्रयास करिए। जो आप
अपनी सेल्फ स्टडी में या कोचिंग से या अपने जो भी आपका मटेरियल है उसमें जो आप पढ़ते हैं और उससे जो प्रश्न आ रहे हैं वो गलत नहीं होना चाहिए। नए प्रश्न जो आपने ना कहीं पढ़ा, ना देखा, ना सुना, यदि वो गलत भी हो रहे हैं तो आपके लिए ही नहीं, वो अधिकांश प्रतियोगियों के लिए कठिन होंगे और गलत होंगे। इसलिए जो हम पढ़ के जा रहे हैं उन प्रश्नों को गलत ना करें। यदि मेरे नोट्स से, मेरे पढ़े हुए सिलेबस से, बुक्स से यदि 75 क्वेश्चन कवर हो रहे हैं तो 75 क्वेश्चंस में से एक भी गलत नहीं होना चाहिए। ये हमारा फार्मूला होना चाहिए। 25 आप छोड़ भी देंगे तो प्रीलिम्स का कट ऑफ भी 75 से बहुत नीचे ही जा रहा है। अभी भी मेंस का कट ऑफ भी 60 to 65% में बहुत अच्छी पोस्ट मिल जाती है। तो इन बातों का भी आप ध्यान देंगे। तो आज असहयोग आंदोलन एक बड़ा टॉपिक है, शायद आज नहीं हो पाएगा, तो असहयोग आंदोलन हम कल करेंगे। तो मैं तैयारी की बात कर रहा था और कल मुझे जहाँ तक ध्यान है, मैंने कहा था कि महत्वाकांक्षी ना बनकर आशावादी बनिए। यह बात कई लोगों को इस तार्किक और प्रतिस्पर्धी युग में गलत भी लग सकती है। तो आशावाद और महत्वाकांक्षा में बहुत बारीक सा अंतर है। महत्वाकांक्षा में हम जो भी प्रयास करते हैं, जिन भी साधनों का उपयोग करते हैं, उसमें हम जरूरत से ज़्यादा केंद्रित होते हैं, तर्क लगाते हैं, कॉन्शियस रहते हैं, तो हमसे गलतियां बहुत होती हैं। हमारा जो मौलिक भाव है, सहज भाव है, हमारा जो वास्तव में हमारा जो कौशल है, क्षमता है, वो सामने नहीं आ पाता है। लेकिन आशावादी दृष्टिकोण में हम लक्ष्य तय करने के बाद हम अपनी सहज भाव से, मौलिक भाव से कार्य करते हैं और हमें यह चिंता या परेशानी बिल्कुल नहीं होती है कि नहीं मिला तो क्या होगा। लेकिन महत्वाकांक्षी जीवन में हम हमेशा सोचते हैं नहीं मिला तो क्या होगा, इसलिए हम बहुत सारी गलतियां करते हैं और उन गलतियों के कारण, उन गलतियों के लोड के कारण, भार के कारण हम कई बार लक्ष्य से दूर भी हो जाते हैं और लक्ष्य से दूर होने के बाद ऐसा लगता है कि हमारा संपूर्ण जीवन बर्बाद हो गया, पूरी दुनिया लुट गई, अब कुछ भी शेष नहीं बचा। और इस प्रयास में हम अपने सारे जो पॉजिटिव एफर्ट हैं, पॉजिटिव मीन्स हैं, हमारे आसपास हमारी मदद करने वाले जो मित्र हैं, परिवार के लोग, उनसे भी हम दूर हो जाते हैं। कुछ साल पहले मेरे एक छात्र था, वो बहुत ही इंटेलिजेंट व्यक्ति था और लगभग 10 साल बाद उसका पीएससी निकला। हर बार वो प्री मेंस कहीं ना कहीं प्री निकाल के मेंस देता था, तो बहुत परेशान होता था और मेरे से बहुत जुड़ा था। तो हमेशा बोलता था कि भैया आप बोलते हो कि अच्छा सोचना चाहिए, अच्छा कार्य करना चाहिए, गलत नहीं करना चाहिए, लेकिन सिलेक्शन तो या सफल तो ज़्यादा गलत लोग ही हो रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। मेरे में क्या कमी है आप बताइए। तो मुझे लगता है मुझे भी गलत होना चाहिए। तो मुझसे बोलता था तुम में कोई कमी नहीं है, सिलेक्शन का एक टाइम होगा और तुम्हारा सिलेक्शन भी होगा, और सिलेक्शन नहीं होगा तो तुम इतने परेशान मत हो, कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा। वो काफ़ी लंबे समय तक शिक्षाकर्मी भी था, तो जो कि समृद्ध परिवार से था तो शिक्षाकर्मी ज्वाइन नहीं करना चाहता था। वो बोलता था कि इतना वेतन तो हमारे यहाँ, इससे भी ज़्यादा वेतन तो हम मतलब नौकरों को देते हैं भैया, और परिवार हमारा बड़ा अच्छा है, शिक्षाकर्मी पिताजी मना कर रहे हैं। तो मैंने उसको जबरन शिक्षाकर्मी ज्वाइन कराया था। दोस्तों जीवन में उसका इतना एक बुरा वक्त आया कि उस शिक्षाकर्मी का पद उसके लिए बहुत काम आया, और बाद में पीएससी भी निकाला। तो मुझसे बोला करता था कि तुम बोल रहे हो कि सफल होने के लिए अच्छा होना जरूरी नहीं है, तो तुम बुरे बन जाओ,
तो पता है क्या होगा, तुम्हारे आसपास की जो लोग हैं, जो तुम्हारी अच्छाई के कारण तुमसे जुड़े हैं, वो भी दूर हो जाएंगे, और जो तुम असफलता का दुख उन लोगों से बांट पा रहे हो वो भी नहीं बांट पाओगे, और तुम पूरी तरह से अकेले हो जाओगे। तो यदि सफलता मिलनी भी होगी तो डिप्रेशन में सफलता तुम्हें नहीं मिलेगी। फिर उसको समझ में आया कि नहीं, आप ठीक बोल रहे हैं, और वास्तव में कि जो मेरी अच्छाइयाँ हैं उससे मैं लगातार उत्साहित रहता हूँ, और मैं डिप्रेशन में नहीं आया, और मुझे अच्छे लोगों का हमेशा सहयोग मिलता रहता है। तो महत्वाकांक्षी रहने से हम बहुत अति तार्किक हो जाते हैं, संकालु हो जाते हैं, हम हर व्यक्ति को अपना प्रतिस्पर्धी ही मानते हैं, और हमारे अंदर ज़्यादा से ज़्यादा दुर्गुण विकृतियां पनपती हैं। कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, वो मेरा भाई भी हो सकता है, एकदम मेरा निकट का मित्र भी हो सकता है, मैं उसे नुकसान देने का प्रयास करता हूं, और अति प्रतिस्पर्धी भाव के कारण हम सहयोग कम और संघर्ष ज़्यादा करने लगते हैं। और जब सहयोग कम और संघर्ष ज़्यादा होने लगता है तो जो समाज के आसपास का वातावरण है वो आपके साथ पूरी तरह से विरोध में खड़ा होने लगता है, और आपकी स्वीकार्यता कम होने लगती है, लोगों का ईर्ष्या द्वेष बढ़ने लगता है। अब आपको लगेगा कि प्रतिस्पर्धी परीक्षा में, प्रतियोगी परीक्षा में ईर्ष्या द्वेष का क्या संबंध है? तो है, हमारे जीवन में जो भी सफलताएं प्राप्त होती हैं हर एक क्षेत्र में, उनका समाज के लोगों की, हमारे शुभचिंतक लोगों की, हमारे विषय में अच्छा सोचने वाले लोगों की बड़ी भूमिका होती है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं कि शुभकामनाओं, बेस्ट विशेष और हमारे प्रति जो लोग अच्छा सोचते हैं उनका हमारे जीवन में, हमारी सफलता में या सफलता के मार्ग में क्या प्रभाव पड़ता है, यह आपको संदेश मिलेगा। भले हम लोगों को नहीं जानते हैं, मैं लाइव आ रहा हूं, लेकिन मेरे बारे में अच्छा सोचने वाले लोग हैं, मुझे चाहने वाले लोग हैं, मुझे शुभकामना देने वाले लोग हैं, मेरे पीठ पीछे भी मेरे बारे में मेरी बात रखने वाले लोग हैं, इसलिए मैं लाइव आ पा रहा हूं और काफी लोग इसको देख पा रहे हैं। तो मैं कहानी सुनाऊंगा। भारत का एक पड़ोसी देश था। अभी कहानी है, अब पड़ोसी देश का मतलब वो पाकिस्तान नहीं है या बांग्लादेश नहीं है, पड़ोसी देश मतलब पड़ोसी देश। तो पड़ोसी देश का राजा जो था, उसके यहां जो भी राजा बनता था वो 5-7 साल में मर जाता था। और भारत का राजा दीर्घायु था, मतलब 50-60 साल हो गए थे, एक ही राजा चला आ रहा था, और वह राजा बूढ़ा होने के बाद ही बड़ा युवा था, विचारों से, अपने कार्यों से, हमारे प्रधानमंत्री की तरह। तो पड़ोसी देश का राजा सोचा कि यार हमारे यहां जल्दी राजा मरते हैं, भारत का राजा दीर्घायु है और इतने बुढ़ापे में भी एकदम बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। तो पड़ोसी देश के राजा ने हमारे राजा के यहां दूत भेजा कि जाओ दूत, तुम इस बात का पता लगा के आओ कि राज क्या है। दूत आया, दूत हमारे मंत्री से मिला। मंत्री से दूत ने कहा कि भाई मैं फलाने राज्य का दूत हूं और मुझे एक जानकारी आप बताओगे क्या? हमारे देश के मंत्री ने कहा कि हाँ बोलो। बोला कि तुम्हारा राजा इतने लंबे समय से जिंदा क्यों है, दीर्घायु है, यशस्वी है, लोकप्रिय है। तो हमारे मंत्री ने मुस्कुरा दिया और बोला कि तुम क्यों ऐसा जानना चाहते हो? तो बोले हमारे राज्य में तो 2-5 साल में ही राजा मर जाते हैं, या तो बीमारी से, या हो सकता है लड़के को बाप मार के राजा बन जाए, या कोई सिपाही मार के राजा बन जाए, या सत्ता पलट कर दे। तुम्हारे मंत्री ने कहा कि नहीं भाई, मैं अपने राजा का इतना अंदर का राज कैसे बताऊंगा, ये तो देशद्रोह होगा। लेकिन पड़ोसी देश के राजा ने बहुत आग्रह किया, फिर भी हमारे मंत्री ने मना कर दिया। और हमारे देश के मंत्री ने कहा
कि देखो मैं तुम्हें राज तो नहीं बताऊंगा, लेकिन तुम्हारे सामने मैं एक शर्त रख रहा हूं। तुम यहां खड़े हो और तुम यहां रुके हो, इसके सामने किस चीज का पेड़ है? तो दूत ने कहा कि ये नीम का पेड़ है। तो हमारे राज्य के मंत्री ने कहा कि यदि नीम का पेड़ सूख जाएगा तो मैं तुमको अपने राजा का राज बता दूंगा, ये मेरी शर्त है। लेकिन दूत ने कहा ये तो अच्छा हरा भरा है, कैसे सूखेगा? इसको सूखने में तो सैकड़ों साल लग जाएंगे, मैं जिंदा रहूंगा क्या? मंत्री बोला जो कुछ भी हो तुम जानो। अब मंत्री तो चला गया। अब जो पड़ोसी राज्य का दूत था वो बिल्कुल खाना पीना छोड़ के सुबह से लेके 24 घंटे बस वो नीम के पेड़ को गाली देता था, कब सूखेगा, जल्दी सूख जा, जल्दी गिरना, हरा भरा क्यों है, मुझे जाना है, तेरा सत्यानाश हो, मुझे मरवाएगा क्या, जल्दी सूखना। तरह तरह का एकदम अनावश्यक ईर्षा करता था, अनावश्यक जलता था और 24 घंटे उस नीम के पेड़ को कोसता था। कुछ ही महीनों में वो पेड़ सूख गया। और ये केवल कहानी नहीं है, मानव शास्त्र में, एंथ्रोपोलॉजी में ऐसे कई प्रयोग हैं जिसमें जनजातीय समाज पेड़ों को सुखाने के लिए इस पद्धति का उपयोग करता है। यानी पेड़ों के बारे में गलत गलत सोचता है, गलत गलत बोलता है, नेगेटिव थिंकिंग लाता है और पेड़ सूख जाते हैं। मैंने उसको कहानी से जोड़ के बताया। पेड़ सूख गया। अब हमारा मंत्री आया, दूत बड़ा प्रसन्न हो गया, देख भाई मैंने पेड़ को सुखा दिया, अब तो बता दे। मंत्री ने कहा तुमको अभी भी समझ में नहीं आया? दूत बोला अरे पेड़ का सूखने से मेरे प्रश्न से क्या संबंध है? तुम गोल गोल बातें कर रहे हो। अभी तुमने पेड़ सुखाने की बात की, आप तुम ये बोल रहे हो तो गलत बात है, तुम धोखेबाज हो। मंत्री ने कहा नहीं भाई, मैंने तुमको राज ही बताया है। अब वो दूत को समझ में नहीं आ रहा था। दूत बोला कि तुम डायरेक्ट बताओ। मंत्री बोला कि तुम्हारे राजा को लोग 24 घंटे ज्यादा संख्या में, बड़ी संख्या में पूरे प्रजा गाली देती है, ईर्षा करती है, बर्बाद करने का प्रयास करती है, अंदर ही अंदर गलत सोचती है। इसलिए नीम के पेड़ की भांति तुम्हारा राजा जल्दी जल्दी मर जाते हैं। इससे उल्टा हमारे राजा के बारे में हमारे देश की प्रजा ईश्वर से आराधना करती है, मन ही मन प्रार्थना करती है कि हे भगवान हमारा राजा दीर्घायु हो, यशस्वी हो, प्रसन्न रहे, स्वस्थ रहे, ताकि हमारे देश की प्रजा का कल्याण होता रहे। वह दूत एकदम अचंभित रह गया। दूत वापस गया, उसको समझ में आया कि दीर्घायु रहना है, सफल होना है, उपलब्धियों को प्राप्त करना है तो सामाजिक जीवन में लोगों की शुभकामनाओं को, बेस्ट विशेष को प्राप्त करना बहुत जरूरी है। और ये शुभकामनाएं नियोजित ढंग से प्राप्त नहीं की जाती हैं, ये आपके सहज तौर पर जो आप कर्म करते हैं, कार्य करते हैं, उनकी प्रतिक्रिया है। क्योंकि हम जो कार्य करते हैं उन कार्यों को समाज दर्पण बन के हमको वापस दिखाता है। जैसे हमारे कार्य होंगे, जैसा हमारा व्यक्तित्व होगा, वही समाज रूपी दर्पण में दिखेगा। ये पब्लिक है, ये सब जानती है। इसलिए आप बेहतर करिए और निश्चिंत होकर करिए, मस्त होकर करिए, आप सफल होंगे, आपका जीवन अच्छा होगा। तो मैं समय समय पर कुछ 10-5 मिनट कुछ प्रेरणादायी बातें भी रखता हूँ, क्योंकि वही इतिहास पढ़ते पढ़ते हम बोर भी हो सकते हैं। तो जो भी मुझसे जुड़े हुए हैं, गुरुकुल के युवा, मेरे विद्यार्थी, निर्माण के मेरे विद्यार्थी, और भी मैं नेहरू युवा केंद्र, राष्ट्रीय सेवा योजना, या मैं पूरे प्रदेश में गांव-गांव कई स्कूलों में जाता हूं, कई कॉलेजों में जाता हूं, युवाओं से मैं बातचीत करता हूं, लेक्चर देने जाता हूं, तो मुझे डायरेक्ट भी और इनडायरेक्ट बहुत सारे युवा वर्ग मुझसे जुड़ा हुआ है। मैं उनके लिए अपना विषय रख रहा हूं, और जब विषय रखता हूं तो इस तरह की शैली से मैं विषय रखूं, उनकी एक अपेक्षा भी होगी। उनकी अपेक्षाओं को ध्यान में रखकर मैं इस तरह की बातें कर लेता हूं। इससे जो लोग मुझे नहीं जानते हैं या केवल वीडियो देख रहे हैं, इससे वो ये ना समझे कि मैं ज्ञान या प्रवचन दे रहा हूँ। मेरी अपनी एक मौलिक चिंतन है, शैली है। वो शैली कहीं ना कहीं मेरे जुड़े हुए लोगों को, मेरे चाहने वाले लोगों को
जो मुझे शुभकामनाएं दे रहे हैं या दिलवा रहे हैं, उन लोगों को इसकी अपेक्षा होगी, इसलिए मैं 10-15 मिनट उनकी अपेक्षाओं को भी पूरा करने का प्रयास करता हूँ। नमस्कार।